हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलॉयज़। तो देखिए एलॉयज़ क्या होते हैं। एलॉयज़ आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। कोई दो मेटल्स का ये होमोजीनियस मिक्सचर हो सकते हैं और दे कुड बी अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। सो बेसिकली हमारे पास एलॉय क्या है, ये एक मिक्सचर है कोई भी दो मेटल्स या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का। अब तो क्वेश्चन ये है कि हम एलॉयज़ बनाते ही क्यों हैं, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलॉय मेकिंग। तो यहाँ पे हमारे पास वेरियस पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है टू इंक्रीज हार्डनेस, कि जो हार्डनेस है एलॉय बनाने से जो हार्डनेस है हमारे पास वो इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि जो स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील ज़्यादा हार्ड है एज़ कंपेयर टू प्योर आयरन। इसके अलावा हमारे पास सेकेंड पॉइंट है टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ है एलॉय की वो नॉर्मल मेटल से ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी एलॉय मेकिंग की जाती है। आफ्टर दैट द अनदर ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू करोजन, की करोजन से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है एलॉय मेकिंग करने पे। जैसे कि जो स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील आसानी से करोड नहीं होता, जबकि जो आयरन है उसकी करोजन बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो ये इस तरह से जो एलॉय है ये करोजन रेजिस्टेंट रहता है। आफ्टर दैट द अनदर पॉइंट टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए भी एलॉय मेकिंग की जाती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में है आपके पास सोल्जर। जो सोल्जर है इट इज़ एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। लेड और टिन का एलॉय है सोल्जर और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही लो है। लेड और टिन के इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट से भी लोअर मेल्टिंग पॉइंट किसका है, सोल्जर का। और इसीलिए जो सोल्जर है इसे यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स की वेल्डिंग के लिए या कह लीजिए सोल्डरिंग के लिए। आफ्टर दैट वी हैव टू मॉडिफाई द केमिकल रिएक्टिविटी। एलॉय मेकिंग करने से जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, अगर वाटर के कांटेक्ट में आए तो बहुत ही आसानी से जो वो फायर कैच कर लेता है। लेकिन अगर सोडियम का एलॉय बनाया जाए मर्क्यूरी में, जब भी किसी भी मेटल का एलॉय बनाया जाता है मर्क्यूरी में उसे हम कहते हैं अमेलगम। तो जब भी सोडियम का एलॉय बनाया जाता है मर्क्यूरी के साथ तो उस टाइम पे जो हमें सोडियम अमेलगम मिलता है वो आसानी से फायर कैच नहीं करता। मतलब जो एक केमिकल रिएक्टिविटी है, केमिकल रिएक्टिविटी एनहांस हो गई कि जो सोडियम है वो आसानी से फायर कैच करता है, जबकि सोडियम का अमेलगम है वो आसानी से फायर कैच नहीं करता। तो यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन है केमिकल रिएक्टिविटी में। आफ्टर दैट टू मॉडिफाई कलर, कलर को मॉडिफाई करने के लिए भी एलॉयज़ बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। तो देखिए एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज बेसिकली ये एक एलॉय है एल्यूमिनियम एंड कॉपर का। एल्यूमिनियम 95% रहता है इस एलॉय में और कॉपर रहता है 5%। अब देखिए आपको पता है कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का कलर रहता है सिल्वरी वाइट, जबकि कॉपर होता है ब्राउन। तो जो हमारे पास एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है उसका कलर ना तो सिल्वरी वाइट है ना ही ब्राउन है, लेकिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल येलो कलर है जिसे कि यूज़ किया जाता है कॉइन्स बनाने के लिए, पिक्चर फ्रेम्स बनाने के लिए और चीप आर्टिफिशियल ज्वेलरी को बनाने के लिए भी। तो ये है रीज़न कि एलॉय बनाए क्यों जाते हैं, क्योंकि जब एक मिक्सचर तैयार किया जाता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार किया जाता है मेटल्स या फिर मेटल और नॉन मेटल का, उस टाइम पे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है प्रॉपर्टीज़ एनहांस हो जाती हैं, तो उन्हें ज़्यादा यूज़ में लाने के लिए उनके एलॉय बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको फ़ायदे देखिए सामने हैं, बिल्कुल हार्डनेस बढ़ जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आसानी से एलॉयज़ करोड नहीं होते, मेल्टिंग पॉइंट इनका कंपैरेटिवली लोअर रहता है, देन इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटीज़ हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं। फर्दर मोर इनका एक बहुत ही सुंदर सा कलर भी मिल जाता है जिन्हें हम वेरियस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप सबसे पहले इन पॉइंट्स को नोट कर लें।
सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे दैट एलॉयज़ किस तरह से बनाए जाते हैं, व्हाट इज़ द प्रेपरेशन प्रोसेस फॉर एलॉयज़, एंड आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट वेरियस टाइप्स ऑफ एलॉयज़ डू वी हैव। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि एलॉयज़ बनते हैं कैसे हैं। तो यहाँ पे जो है बनाने की प्रोसेस है उसमें क्या रहता है कि जो हमारे पास मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अब जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी मॉल्टन फॉर्म में लेंगे, फिर धीरे धीरे उसमें बाकी और एलिमेंट्स, चाहे वो मेटल है चाहे वो नॉन मेटल है, उन्हें ऐड करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे चीज़ का क्या, यहाँ पे हमें एक खास चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम बाकी एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं उनकी प्रपोर्शन जो है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास देखिए ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज में हमारे पास कॉपर 90% रहता है और टिन रहता है 10%। तो यहाँ पे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा क्या हो गया, कॉपर, विच इज़ 90%। कॉपर को हम मॉल्टन फॉर्म में लेंगे और फिर हम उसमें ऐड करेंगे टिन को। टिन भी हमारे पास मॉल्टन फॉर्म में रहेगा, राइट। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम उसका केवल 10% ही ऐड करें। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन बहुत वर्क करती है कि हमें एलिमेंट्स को किस प्रपोर्शन में एक दूसरे के साथ मिक्स करना है। क्वांटिटीज मैटर देयर। तो जब हम इसमें दूसरा एलिमेंट, चाहे मेटल है नॉन मेटल है, जो भी वहाँ पे एलिमेंट हो उसे ऐड करेंगे, ऐड भी मॉल्टन फॉर्म में करेंगे और करेंगे भी डेफिनेट प्रपोर्शन में। तो हमारे पास एक टोटल मोल्टन मास मिल गया। तो जब ये जो हमारे पास मोल्टन मास मिल गया जिसमें हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट भी है और अदर एलिमेंट्स भी हैं मॉल्टन फॉर्म में, फिर उसे यूनिफॉर्मली स्टर किया जाता है। यूनिफॉर्मली स्टर करने पे उसकी कूलिंग की जाती है, उसे ठंडा किया जाता है, सो दैट कि हमें एक सॉलिड मास जो है वो अल्टीमेटली मिल सके। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ एलॉयज। तो ऑल इन ऑल हमारे पास जो मेन है, मेन टाइप्स ऑफ एलॉयज क्या है, फेरस एलॉयज, non-ferrous alloys and then we have amalgams। अब देखिए फेरस alloys क्या है। फेरस alloys, फेरस यहाँ पे represent कर रहा है आयरन को। फेरस इज रिप्रेजेंटिंग आयरन जिसका कि सिंबल है Fe। तो ऐसे एलॉयज जिनमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी क्वांटिटी में हो, जो भी प्रपोर्शन में हो, लेकिन जो आयरन है वो एज वन कॉन्स्टिट्यूएंट डेफिनेटली प्रेजेंट हो। अगर कोई हमारे पास एलॉय है जिसमें एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट आयरन को यूज़ किया गया है, तो ऐसे एलॉय को हम क्या कहेंगे, फेरस एलॉय। जैसे कि निकल स्टील। अब निकल स्टील में देखिए जो आयरन है 96 to 98% तक हो सकता है और निकल रहेगा 4 to 2%। तो देखिए यहाँ पे आयरन को यूज़ किया जा रहा है एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इसलिए ये हमारे पास एक फेरस अलॉय है। इसके अलावा है नॉन फेरस। नॉन फेरस अलॉयज आर दोज जिनमें आयरन को एक कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल ब्रास। ब्रास में कॉपर है 80% जबकि जिंक है 20%। देन वी हैव ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में कॉपर है 90% और टिन है 10%। यहाँ कहीं भी आयरन का यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे, नॉन फेरस एलॉयज। आफ्टर दैट वी हैव अमेलगम्स। अमेलगम्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अमेलगम्स उन एलॉयज को कहते हैं जब कोई भी हमारे पास मेटल या फिर कोई एलिमेंट का मिक्सचर तैयार किया जाए मर्क्यूरी में। तो जब मर्क्यूरी को यूज़ किया जाता है डेफिनेटली एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, तो उस अलॉय को हम स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, अमेलगम। जैसे कि सोडियम अमेलगम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसे, एज NaHg। देन वी हैव जिंक अमेलगम। जिंक अमेलगम को लिखेंगे Zn-HT तो ये है हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ एलॉयज, फेरस, नॉन फेरस एंड अमेलगम। अभी आप अगेन वीडियो पॉज करें और इन सभी मेन पॉइंट्स को नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं सम इम्पॉर्टेंट एलॉयज। तो सबसे पहले है हमारे पास स्टील। स्टील में देखिए इट कंटेन्स 0.1 to 0.5% कार्बन जिसे कि मिक्स किया जाता है आयरन में। और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, दैट स्टील इज़ हार्ड, टफ, स्ट्रॉन्ग एंड रस्ट लेस रैपिडली देन प्योर आयरन। की देखिए जो स्टील है, स्टील हार्ड है, टफ है, स्ट्रॉन्ग है, फर्दरमोर ये आयरन से
लेस रेडियली करोड होती है, मतलब आयरन बहुत जल्दी से करोड हो जाता है जबकि स्टील को करोड होने में टाइम लगता है। आफ्टर दैट व्हाट आर द वेरियस यूजेस? इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग नेल्स, स्क्रूज, गार्डर्स, ब्रिजेस एंड सो ऑन। तो बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे नेल्स बनाए जाते हैं इससे, स्क्रूज, गार्डर्स और ब्रिजेस भी बनाए जाते हैं। देन वी हैव द स्टेनलेस स्टील, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो स्टेनलेस स्टील में देखिए क्या है, हमारे पास आयरन रहता है 73%, क्रोमियम इज 18%, निकल 8% और बाकी जो है वो रहता है कार्बन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को और एनहांस करने के लिए फर्दर इसमें मैंगनीज जैसे एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाता है, लेकिन जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो यही है, आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन। अब देखिए स्टील और स्टेनलेस स्टील में क्या डिफरेंस है। स्टील में कार्बन की एडिशन की जाती है आयरन में, वेयर एज इन स्टेनलेस स्टील अलॉन्ग विद आयरन एंड कार्बन वी हैव एडेड क्रोमियम एंड निकल। और ये जो क्रोमियम इसका एलिमेंट यहाँ ऐड किया गया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जो क्रोमियम है, क्रोमियम की ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ही रेडियली रिएक्ट करता है और क्या बनाता है ये, क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड जब ये बनाता है तो देखिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई यूटेंसिल है, जैसे ग्लास है, ग्लासेस पे आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली रीड करते हैं कि उसके ऊपर लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील। जो ग्लासेस हैं वो स्टेनलेस स्टील के बनते हैं। अब देखिए जो मान लीजिए हमारे पास एक यूटेंसिल है जो कि स्टेनलेस स्टील का बना है, जब वो हवा के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें जो प्रेजेंट क्रोमियम है, क्रोमियम हवा के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, क्रोमियम ऑक्साइड। और जो क्रोमियम ऑक्साइड है उसके सरफेस पे, स्टेनलेस स्टील के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाती है, बहुत ही पतली सी थिन लेयर रहती है क्रोमियम ऑक्साइड की। अब ये जो क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर है ये क्योंकि बहुत थिन है तो आसानी से ये रिमूव भी नहीं होती, स्पॉल ऑफ नहीं होती है। सो क्या रहता है कि ये पूरे स्टेनलेस स्टील को कवर कर देती है। एक बार पूरी लेयर आ गई उसके ऊपर क्रोमियम ऑक्साइड की, तो इस कारण से जो स्टेनलेस स्टील है वो करोड नहीं होता, जबकि जो स्टील है, स्टील स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी करोड होता है, क्योंकि इसमें क्रोमियम नहीं है, इसमें आयरन है। जब आयरन कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन के, वो बनाएगा आयरन ऑक्साइड, वो अपने आयरन की ऑक्साइड बनाएगा विच इज़ बेसिकली रस्ट। अब जो आयरन ऑक्साइड है, आयरन की ऑक्साइड जो है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बड़े रहते हैं तो इसलिए वो लेयर है आसानी से स्पॉल ऑफ हो जाती है, गिर जाती है। तो क्या रहता है, फ्रेश स्टील दोबारा से कांटेक्ट में आता है हवा के या पानी से तो उसके ऊपर जो लेयर है वो रस्ट की बनती रहती है और धीरे धीरे करोजन की प्रोसेस से स्टील खराब होना शुरू हो जाता है, जबकि स्टेनलेस स्टील के ऊपर कवरिंग है क्रोमियम ऑक्साइड की, जो कि एक बहुत ही थिन सी लेयर है, आसानी से स्पॉल ऑफ नहीं होती है। तो इसलिए ये स्टेनलेस स्टील को प्रोटेक्ट करके रखती है फर्दर करोजन से, फर्दर रस्टिंग से। तो हमेशा याद रखें कि जो स्टील है, स्टील एक टाइम पे हमारे पास आके रस्ट होना शुरू कर देता है, इसकी करोजन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से रेजिस्ट करता है करोजन को। अब वो करोजन हो चाहे बाय एयर, वाटर, एसिड एंड एल्कलीज। तो ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से कि जो स्टेनलेस स्टील है ये आसानी से करोड क्यों नहीं होता, या फिर ये करोड होता ही नहीं। सो रीज़न क्या है कि इसमें प्रेजेंस है क्रोमियम की, जो कि ऑक्साइड लेयर बनाता है विच इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर होने के कारण इसकी फर्दर करोजन नहीं होती। देन What else we have? Duralumin। अब ये हमारे पास एक ऐसा अलॉय है विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज़। एयरक्राफ्ट बॉडीज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए बेसिकली जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम लाइट है लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसकी यूज़ से हम एयरक्राफ्ट बॉडीज़ बना सकें। तो इसलिए जब एल्यूमिनियम का अलॉय बनाया जाता है मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड कॉपर के साथ, एल्यूमिनियम का अलॉय किसके साथ बनाएंगे, मैग्नीशियम,
मैंगनीज एंड कॉपर के साथ, तो हमें एक ऐसी एलॉय मिलती है जो लाइट वेट है, वेट उसका लाइट है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग भी है। तो ये जो हमारे पास डुरालुमिन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये लाइट है, लाइट होने के साथ साथ ही ये स्ट्रॉन्ग भी है, और क्योंकि एल्युमिनियम है इसमें, इस कारण से ये करोजन रेजिस्टेंट भी है, और इसी कारण से इसे यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट बॉडीज़ बनाने के लिए, किचन वेयर्स बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्रेशर कुकर्स। तो ये है हमारे पास यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलॉय है। देन इसके बाद है हमारे पास गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड एंड द 18 कैरेट गोल्ड। तो देखिए गोल्ड हम जानते हैं, जो देखिए प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड इतना टफ या इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि उसकी ज्वेलरी बना के हम वेयर कर सकें। तो जो प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड आसानी से डीफॉर्म हो जाता है और ज्वेलरीज बनाने के लिए वो एक अच्छी क्वालिटी नहीं रखता, क्योंकि अगर ज्वेलरी बनाएंगे भी प्योर गोल्ड की विच इज़ 24 कैरेट्स गोल्ड, तो अगर हम प्योर गोल्ड की ज्वेलरी बनाते भी हैं तो वो बहुत ही आसानी से डीफॉर्म हो सकती है, क्योंकि वो लाइट है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर गोल्ड की एलॉय बनाई जाए सिल्वर, कॉपर और जिंक के साथ, जब गोल्ड हमारे पास हो 91.67%, सिल्वर हो उसमें 5%, कॉपर इज़ 2% एंड जिंक इज़ 1.33%, तो इस टाइम पे जो प्रॉपर्टीज़ है, जो प्रॉपर्टी मिलती है हमें एलॉय की, बेसिकली हम उसे कहते हैं 22 कैरेट गोल्ड। तो ये जो 22 कैरेट गोल्ड है ये इतनी आसानी से डीफॉर्म नहीं होता, मतलब कि देखिए अगर डीफॉर्म ही हो जाएगी, जो ज्वेलरी हमने बनाई है उसका डिज़ाइन खराब हो जाएगा तो क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ है, उसे स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रेंथ के लिए हम इन मेटल्स को गोल्ड में ऐड करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करने के लिए कि ये आसानी से डिफॉर्म ना हो। आफ्टर दैट वी हैव 18 कैरेट्स गोल्ड। 18 कैरेट गोल्ड में क्या है, हमारे पास गोल्ड रहता है 75%। देखिए 22 कैरेट गोल्ड में गोल्ड की यहाँ पे कंपोजिशन कितनी थी, 91.67%, जबकि 18 कैरेट गोल्ड में हमारे पास गोल्ड की प्रोपोर्शन कितनी है, जस्ट 75%। सो कंपैरेटिवली जो 18 कैरेट गोल्ड है वो 22 कैरेट गोल्ड से चीप रहता है। देन इसमें सिल्वर कितना है, 2.75%, एंड कॉपर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है, दैट्स अबाउट 22.25%। अगेन यहाँ पे भी चीज़ यही है, जब इसमें कॉपर ऐड कर दिया तो उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ जाती है, जिसकी वजह से जो भी ज्वेलरी है वो आसानी से उसका डिज़ाइन ख़राब नहीं होता, डीफॉर्म नहीं होती। तो ये है यहाँ पे 22 कैरेट्स गोल्ड एंड 18 कैरेट्स गोल्ड। तो ये है यहाँ पे एलॉय, समझिए क्या है। तो मिक्सचर तैयार किए जाते हैं जब कोई दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर रहता है, जैसे कि इन केस ऑफ स्टील एंड स्टेनलेस स्टील, देखिए कार्बन ऐड कर रहे हैं, कार्बन इज अ नॉन मेटल। तो ये चीज़ है, मेटल्स का मिक्सचर हो सकता है आपस में, मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर हो सकता है। यहाँ पे पर्पस क्या है, पर्पस बस यही है कि उनकी प्रॉपर्टीज़, कि जो हमें रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिल रहा है, जिसे कि हम एलॉय कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ इन्हांस हो जाए, प्रॉपर्टीज़ इस तरह से इन्हांस हो कि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में ला सकें। सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ एलॉइंग। एलॉइंग की प्रोसेस यहाँ पे हमने डिस्कस की है कि एलॉयज़ कैसे बनते हैं, क्या रीज़न है उनका, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सो अभी आप सबसे पहले इन पॉइंट्स को नोट कर लें।